पापा की जब बात आती है तो फिर से आंखें नम हो जाती हैं। घर में क्या बोले कि एक सबसे बड़ा मैं ही था, बहनों की भी शादी नहीं हुई थी। एक अखबार की कटिंग ऐसी आई थी सर अलवर से, मीडिया से, ऐसा लगता है जैसे भपंग की उम्र ही खत्म हो गई। पापा को वो जो फर्स्ट नेम है उमर, उसको ऐसा इस्तेमाल किया कि ऐसा लगता है जैसे भपंग की उम्र खत्म हो गई हो। नमस्कार। जुगलबंदी शो हमारी एक ऐसी श्रृंखला है जहां हम मिलते हैं उन शख्सियतों से जिनकी जिंदगियों की धुनें हमें न सिर्फ सुनने बल्कि समझने और सीखने के लिए बुलाती हैं। चाहे वो सुरों की साधना हो, शब्दों की शक्ति हो या जीवन की संघर्ष यात्रा, हमारा प्रयास रहेगा जुगलबंदी में हर कहानी एक प्रेरणा हो। आज की यह कड़ी बेहद खास है। मेवात की मिट्टी में जन्मे, भपंग की थाप में पले बड़े और आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक जिसकी गूंज सुनाई देती है, गायन, वादन और लोक कथाओं को बचाने का जुनून रखने वाले यूसुफ खान जी अपने परिवार के साथ मिलकर मेवात की सांस्कृतिक विरासत को आज जीवित रखे हुए हैं। तो आइए जुड़ते हैं इस सुर और संस्कार की जुगलबंदी में यूसुफ खान जी के साथ। यूसुफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ स्टूडियो में। शुक्रिया सर। बहुत सारी चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि आपकी आज एक पहचान सिर्फ राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपकी पहचान है और बहुत सारे देशों में जाकर आपने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम पेश किए हैं। शुरुआत में हम आपको एक बार फिर बता दें कि ये जहूर खान साहब जो अलवर के मुस्लिम जोगी परिवार के एक बड़ा नाम है और वो भी भपंग में उन्होंने बड़ी महारत हासिल की। बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्मों में उन्होंने काम भी किया, भपंग बजाया, अपनी पहचान बनाई। उसके बाद उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए उनके बेटे उमर फारूक साहब, उन्होंने इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाया। आज उसी कड़ी में तीसरी पीढ़ी यूसुफ खान मेवाती आज हमारे साथ स्टूडियो में है। बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको अब तक की उपलब्धियों के ऊपर। सबसे पहले एक बार मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, जो आपका परिवार है, मुस्लिम जोगी परिवार से आप लोग आते हैं जी। और जहूर खान साहब के बारे में जो मैंने सुना है, वो यहाँ अलवर में जब अपने टाइम की बात है, पुराने समय की बात है, वो यहाँ पर न्यू तेज टाकीज पे वो एक लंगर छाप बीड़ी बेचा करते थे और भपंग बजाते थे। उसको लेकर लोगों में क्यूरियोसिटी होती थी, भपंग सुनते थे, लोग आते थे और वो अपना व्यापार भी करते थे और अपनी कला का भी प्रदर्शन करते थे। जितना मुझे पता है यहाँ से शायद उनकी शुरुआत हुई थी। जी। मैं थोड़ा सा आपसे ही जानना चाहूँगा, वो दौर कैसा था जब जहूर साहब ने इसकी शुरुआत की थी अलवर में? सर हम लोगों का जो परिवार है मुस्लिम जोगी जाति से है और हमारे बाबा हैं जो जहूर खान मेवाती जी वो लगभग 18वीं जनरेशन में आते थे जी। गाने बजाने से ताल्लुक़ हाँ जी, रखते हुए। जी उससे पहले परिवार में जोगिया सारंगी, चिकारा ये सब बजाए जाते थे और घर घर जाकर आटा मांग कर या भिक्षावृत्ति कर कर ही अपना गुजारा हो पाता था, क्योंकि एक आर्थिक स्थिति ऐसी होती थी। बाबा 3 भाइयों में सबसे छोटे थे जी। और माता पिता भी बाबा के बहुत पहले चले गए थे। तो बाबा अलवर के न्यू तेज सिनेमा हॉल के सामने लंगर बीड़ी बेचा करते थे भपंग बजाकर, क्योंकि भपंग बजाकर जब बीड़ी बेचा करते थे लोग बाग ज़्यादा एक्टिव होते थे, जो ज़्यादा लोग आते थे। वहाँ से ही हम लोगों की एक तकदीर थोड़ी चमक गई। उस समय दिलीप कुमार साहब और निरूपा राय फिल्म की शूटिंग के लिए शायद अलवर आए थे, उस दौरान की बात है जी। तब फिर बाबा को जैसे ही भपंग उन्होंने सुना तो बाबा को बॉम्बे ले गए जी। और बॉम्बे ले जाने के बाद में 5 साल बाबा महमूद साहब के घर पे रहे। सिर्फ 10 रुपये उस समय मिलते थे बाबा को और सिर्फ बोला गया था कि आप मेहमानों के लिए चाय बनाएंगे जी और जो भी मेहमान आए उनको आप भपंग सुना देंगे। अलवर से बॉम्बे चले गए थे, अलवर से बॉम्बे चले गए। 5 साल महमूद साहब के घर पे रहे। तब आंखें फिल्म में तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे, जो महमूद साहब भपंग महमूद साहब जिसमें भपंग बजाते हैं, वो बाबा ने बजाया है। उसके बाद भी कई फिल्में आई, गंगा जमुना, नया दौर, सन ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, किशोर कुमार वाली, लता जी ने गाया है तुझ संग प्रीत लगाई सजना, उसमें बाबा ने भपंग बजाया है।
वहीं से फिर एक बाबा को मंच मिलना शुरू हो गया है। उससे पहले ऐसे मंच नहीं थे, जजमानी प्रथा में ही गाना बजाना होता था। ये जजमानी प्रथा क्या होती है? सर हम जैसे मुस्लिम जोगी हैं तो हमारे जो जजमान जो होते हैं वो मेव कम्युनिटी है। जी। मेव कम्युनिटी से हम लोगों को, हम ही क्या, जो जितने भी पूरे जोगी और मिरासी समाज होते हैं उन सबको हर किसी फंक्शन में, उनके शादी विवाहों में, और जब कोई नया अन्न धान आता था, फसल होती थी, तो वो जोगी और मिरासी कम्युनिटी को वहाँ से मिलता रहता था। गाना बजाना करने के बाद माध्यम उनको से जो मिलता था। हाँ, तो उन्हीं से एक घर का जो गुजारा है वो चलता था, क्योंकि पहले उस ज़माने में पैसा नहीं होते थे। धीरे धीरे फिर ये शादी विवाहों में भी गाना बजाना शुरू हुआ, तो शादी विवाहों में भी करने लगे थे। और बाबा फिर ये सरकारी जो कार्यक्रम है, गवर्नमेंट के कार्यक्रम, उनमें बाबा ने जाना शुरू किया। क्योंकि बाबा जब 5 साल बॉम्बे रहे, फिर 17 साल भी बॉम्बे में हाजी यूसुफ आज़ाद कव्वाल के साथ रहे। जी। 83 में बाबा लक्ष्मणगढ़ में रहते थे, क्योंकि मौजपुर मेरे बाबा का ससुराल है। अच्छा। तो लोग बाग मौजपुर के नाम से भी बाबा को जानते हैं। 30 साल बाबा घर जमाई रहे थे वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ अपने पद्म भूषण कोमल कोठारी जी ये आए थे, जो लोक कला के लिए जगह जगह घूमकर एक विरासत को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जी। तब वो बाबा से मिले, फिर बाबा ने जब भपंग सुनाई तो उनको पसंद आया, तो फिर बाबा को वो 84 में पेरिस लेके गए, और यहीं से फिर एक दौर एक अच्छा चलता रहा। उस समय बाबा एक लौते भपंग वादक हुआ करते थे जी, लेकिन समाज में गाना बजाना तब भी जारी था। एक बाबा की पहचान हो गई थी गवर्नमेंट के प्रोग्रामों में। और पापा का 73 में जब जन्म हुआ था जी, पापा को धीरे धीरे पापा ने दादाजी ने पढ़ाया लिखाया, और पापा भी 93 में गवर्नमेंट जॉब में हुआ करते थे। अच्छा। टूरिज्म डिपार्टमेंट में थे पापा, LDC पोस्ट पे। उस समय बाबा को 93 में भारत सरकार द्वारा नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ था। तो फिर धीरे धीरे वो एक जिम्मेदारी बनी, तो पापा ने भी जॉब को रिजाइन दे दिया था। अच्छा, बपंग को आगे चलाने के लिए। ठीक। पापा ने रिजाइन दिया, क्योंकि बाबा के बाद फिर एक विरासत को संभालने वाले पापा ही थे। पापा ने बहुत सारे कई फिल्मों में बजाया, कई देशों में गए। बाबा भी लगभग 75 देशों में गए, और मेरे पापा हैं जो वो भी 44 देशों में गए। 44 देशों में गए। बस ऐसे ही दौर दौर आपका चलता चल रहा है। यूसुफ भाई, आपने अपनी विरासत को बहुत आगे तक पहुंचाया, लेकिन बीच में एक दौर ऐसा आया था जब हमें भी पता चला था कि आपके पिताश्री उमर फारूक साहब कार्यक्रम में प्रोग्राम देते अचानक चल दिए। क्या ऐसा क्या हुआ था जब ऐसा समय आया? सर ये बात है 2017 की, और पापा की जब बात आती है तो थोड़ी सी आंखें नम हो जाती हैं। पापा ठीक थे, गवर्नमेंट कार्यक्रम के लिए नैनीताल गए हुए थे। अचानक से पापा को साइलेंट अटैक आ गया था। प्रोग्राम में, चलते प्रोग्राम? हाँ, प्रोग्राम करते हुए ऑन स्टेज पे थे पापा। पापा के साथ में हमारे चाचा ताऊ जी ये सब लोग थे, और मेरा शो था चंडीगढ़ में। जी। तो जब खबर सुनी कि पापा नहीं रहे हैं तो एक थोड़ा सा सदमा तो लगा ही था। और घर में क्या बोले कि एक सबसे बड़ा मैं ही था, और उम्र 22 साल थी। पूरा परिवार एक ऐसा था जिसमें मतलब बच्चों के बहनों की भी शादी नहीं हुई थी। तो अखबार की एक कटिंग सर ऐसी आई। मैं जॉब करता था सर उस समय, सिविल इंजीनियर था, तो मैं जॉब करता था। लेकिन एक अखबार की कटिंग ऐसी आई थी सर अलवर से, मीडिया से, ऐसा लगता है जैसे भपंग की उम्र ही खत्म हो गई हो। उमर फारूक साहब के साथ? हाँ, वो पापा की उम्र खत्म। जी जी, पापा का वो जो फर्स्ट नेम है उमर, उसको ऐसा इस्तेमाल किया कि ऐसा लगता है जैसे भपंग की उम्र खत्म हो गई हो। वहाँ से मेरे एक मन में सर एक विचार आया कि ठीक है, जब मेरे पिताजी ने एक त्याग दिया है, गवर्नमेंट जॉब को छोड़ा है पापा ने, तो हम लोग इस विरासत के लिए कुछ और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि दादाजी के टाइम पे जो समय था, पापा ने बहुत चेंज किया। मेरा टाइम अभी जब दौर आया है तो अभी काफ़ी समय बदलाव हुआ है। मैंने फिर वो जॉब को रिज़ाइन देना ही बेहतर समझा, क्योंकि एक जिम्मेदारी ये थी सर, हमारे दादाजी को भी नेशनल अवार्ड मिला था, पापा को भी नेशनल अवार्ड मिला था। वो सिर्फ वहीं सीमित रह जाते हैं। अगर मैं जॉब में चला जाता तो हमारे जो चाचा हैं महमूद खान जी, सीधे है, एकदम सीधे हैं वो, किसी से ठीक से बात नहीं कर पाते हैं प्रोग्राम के लिए।
मैंने फिर जॉब को रिज़ाइन देके, और जैसा भी था एक त्याग समझो या फिर वो मेरे लिए एक स्ट्रगल था, संघर्ष था, जी। वो मैंने किया। और आज खुशी इस बात की भी है कि जो हमारे चाचा का लड़का है वो भपंग बजा रहा है, छोटा वाला भाई है वो भपंग बजा रहा है, और तो और जो मेरे बेटे हैं वो भी सीख कर अभी मंच पर हैं, अरे वाह, कार्यक्रम कितने कर साल रहे का हैं। होगा वो? सर एक बेटा मेरा है 10 साल का है, वो भी बचाता है वो भी भपंग? बजा रहा है अरे सर, वाह। और गा भी रहा है, बजा भी रहा है। एक बेटा है 6 साल का जो भी लास्ट ईयर मत्स्य अपने उत्सव हुआ है, उसमें स्टेज पे उन्होंने कार्यक्रम किया है। मैंने वो दौर देखा है जब आप पूरे परिवार की एक श्रृंखला स्टेज पर होती है और जब सब कंपटीशन सा करते हो भपंग का, वो भी एक जबरदस्त आपके एक तालमेल देखने को मिलता है कई बार। जी। यूसुफ भाई, अगला सवाल हम आपसे करना ये चाहेंगे कि उपलब्धियां तो बहुत है आपके पास में, बहुत सारे अवार्ड हैं, आप कहाँ कहाँ यात्राएं कर चुके हो, कौन कौन से अवार्ड से आपको नवाजा गया है, किन लोगों के संपर्क में आप आ चुके हो, और अगला आपका जो दौर रहने वाला है, जो आप उम्मीद करते हैं कि अभी मुझे ये बहुत कुछ करना है, वो आपका एक सपना क्या है, वो जानना चाहते सर अभी शुरुआत है जी। क्योंकि मंजिल बहुत दूर है। हैं। लगभग आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से और मेरे बुजुर्गों की जो दुआएं रही हैं उनके हिसाब से मैं लगभग 20 से 25 देशों में सर जा चुका हूँ कार्यक्रम के लिए। और रिसेंटली अभी मुझे भारत सरकार का जो नेशनल अवार्ड है जी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब युवा पुरस्कार, वो मुझे मिला है। तो एक खुशी अब मुझे ये भी होती है कि आज हमारे परिवार में 3 नेशनल अवार्ड हैं। दादाजी को मिला है, पिताजी को मिला है, और आप सभी के प्यार की वजह से मुझे भी मिला है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड भी तीनों को ही मिला है, तीनों को। हमारे दादाजी को भी, पिताजी को भी और मुझे भी। नहीं, आप बड़ी शख्सियत अरे, हैं, भले ही अलवर के हो। नहीं सर, ये आप लोगों की दुआ है। और भी पुर्तगाल में जाके मुझे अवार्ड मिला है, राजस्थान गौरव मिला है, और माननीय मुख्यमंत्री रही 2016 में, 18 में भी वसुंधरा राजे जी, उन्होंने स्टेट अवार्ड दिया है। काफ़ी मतलब इस तरीके के बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। और बस जो मंजिल है वो बहुत दूर है अभी सर। जो मेरा एक छोटा सा प्रयास सर ये है, मेरे पापा भी बहुत टाइम से इस चीज़ पे रहे हैं लेकिन नहीं हो पाया अभी तक सपना। हर जगह पे जैसलमेर हुआ, बाड़मेर हुआ, जयपुर हुआ, जोधपुर हुआ, वहाँ पे सर एक कलाकार कॉलोनी है जहाँ पे हम कलाकार निखार हो सकता है जी। ऐसा कहते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में जो लांगाज हैं, मंगनियार हैं, उन सबके इतनी प्रसिद्धि क्यों है जी। हर जगह उनका संगीत सुना जाता है। उसका कारण ये है कि सर एक गली में लगभग 200-250 घर हैं, उनकी कलाकार कॉलोनी बनी हुई है हर जगह पे जी। और हम लोगों के यहाँ पे सर क्या है कि जब कोई प्रोग्राम मिलता है तो एक आर्टिस्ट को 10 किलोमीटर दूर से, एक आर्टिस्ट को 35 किलोमीटर दूर से बुलाना पड़ता है। वो रिहर्सल का भी हम लोगों के पास में टाइम नहीं होता है। ऐसा हो अलवर में कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे कलाकार कॉलोनी हो, जहाँ पे कलाकार एक जगह रहें, रियाज भी करना रियाज पड़ता होता है, रहे, बहुत सारी चीजें एक बच्चा दूसरे पीढ़ी, दूसरी जनरेशन को सुने तो पता लगे कि हम लोग ये गा रहे हैं, ये बजा रहे हैं। लेकिन पता नहीं वो दौर कब आएगा सर। एक हम लोग चाहते हैं कि कला भवन होना चाहिए आर्टिस्टों के लिए, जिसमें एवरीडे वो रियाज कर सकें। और एक सर सबसे बड़ी बात, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे परिवार के लिए ही नहीं, हमारे दादाजी का बहुत अच्छा नाम था और अलवर के लाडले रहे हैं हमारे दादाजी। पूरे राजस्थान में हम जब लोग देखते हैं तो अगर किसी एक अच्छे शख्सियत की डेथ हो जाती है तो उनके नाम से एक सड़क या एक चौराया ये सब बनते हैं। जैसे कि आज भी मुंबई में हाजी यूसुफ आज़ाद कव्वाल के नाम से कुर्ला में एक मार्ग बना हुआ है। और आप अगर बाड़मेर जैसलमेर की तरफ जाएंगे तो हर जगह आपको बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं उनके नाम से मार्ग या ये सब मिल जाएंगे। ऐसा कहीं हो सकता था कि ज़हूर खान जी की एक ताज़ा याद के लिए, क्योंकि ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इंस्पायर हो सकें, कुछ सीख सकें, उनके नाम को याद कर सकें। जैसे अभी खैर मंडावर में हुआ अली बख्श के लिए हमें बहुत अच्छा लगा वो कि अली बख्श पूरा पैनोरामा बना हुआ है मंडावर में। हर एक आदमी जानेगा कि क्या है अली बख्श, कौन है। हम लोग कहीं जब बाहर जाते हैं कार्यक्रम में तो हम लोग फख्र से कहते हैं कि हम लोगों को वहाँ का अली बख्श ख्याल है और वो पहचानते हैं उस चीज़ को। तो इसी प्रयास में कि ऐसा ना हो कि इतना प्रयास करने के बावजूद में भी वो भपंग कहीं खो ना जाए सर।
जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यूसुफ भाई, आप पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग आपने कर रखी है, वो भी एक दौर था आपके दादा का, आपके पिता का। अब इनोवेशन का ज़माना आ गया है। एक तरफ तो युवा दूसरी भाग-दौड़ में चल रहा है, वो शायद इस जो विरासत आपकी जो चल रही है, पुरानी संस्कृति चल रही है, ये वाद्य यंत्र जो आपके चल रहे हैं, कहीं न कहीं भीड़ में उस भौतिकवाद में खोते जा रहे हैं, लेकिन आपने उसको बचा रखा है। आपसे इनोवेशन की उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं कि आप बहुत कुछ इसमें क्रिएटिविटी कर सकते हैं। अभी नया क्या इसमें है? आप एक भपंग तो अपना पेश करते ही हैं, जो आपकी गायन शैली है, वो कौन-सी होती है और किस तरीके के प्रोग्राम आप पेश करते हैं? सर मेवात में तो बहुत सारी शैलियाँ हैं गायन की। जैसे मेवाती है, अहीरवाटी है, मीनावाटी है, गुजरवाटी है, सिंगलवाटी है। इसी के साथ पद गायन हो गए, सुड्डा गायन हो गए, पद दंगल हो गए। जी। लेकिन हम लोगों का जो एक पारंपरिक जो गाना बजाना रहा है, वो मेवाती लोकगीत और लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है। ज़्यादातर जो पारंपरिक लोकगीत है वो तो हम लोग गाते ही हैं, लेकिन फ्यूज़न के साथ में भी हम लोगों ने उनको टच करना शुरू किया है। जी। जैसे कहते हैं कि सर राजस्थान की लोक कला का यहाँ तक हुआ विकास, कला सिकल पोप के अब लोक कला है साथ। कि जो ये जैसे एक जोधपुर का रिफ फाउंडेशन होता है सर, रिफ फेस्टिवल, इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है, उसमें ज़्यादातर जो फॉरेनर आर्टिस्ट हैं वो सब आते हैं, तो उनके साथ में हमें फ्यूज़न करना होता है। उन्हीं की लय, रिदम, धुन पर हम लोगों को बजाना भी है और गाना भी है। और फिर कुछ जैसे टर तो खैर पापा का बहुत प्रचलित रहा वो है, तो जबरदस्त रहा है। हाँ। उसके साथ साथ में कुछ जो नए गीत हैं, और हम लोगों ने पुराने गानों को भी शुरू किया है कि पुराने गानों को हम नए तरीके से कैसे गा सकते हैं। जो क्योंकि वो भाव एक अलग होते थे सर, लेकिन आज के दौर में वापस उनको लाना एक जश्न अदब एक कार्यक्रम आता देखो, है। पब्लिक को बांधना भी होता है तो कहीं ना कहीं नया क्रिएशन तो करना ही पड़ता है। जश्न अदब सर कार्यक्रम आता है, और उसमें मेरा 1 घंटे का शो कई बार होता रहा है। वहाँ पे जो पब्लिक होती है उसको मेवात ही कल्चर से थाम के रखना, बांध के रखना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी सर, क्योंकि वो सब दिल्ली के या मुशायरे वाले ज़्यादा पब्लिक होती थी। उसमें हम लोगों के जो नए गाने हैं वो बहुत चलते थे। जैसे मैंने एक लेटेस्ट मोबाइल के ऊपर लिखा है। अच्छा। मैं क्या सर, उसका लाभ बहुत कम, लेकिन डिसएडवांटेज यानी कि हाँ, इसके नुकसान क्या है वो बताने की कोशिश करते हैं। वो बताने की मैं कोशिश करता हूँ। और वो सब एक संदेश होता है जी, हास्य के लिए। जी। तो एक और मेरे गाने में सर थीम होती है कि एक कहानी। तो एक बाबा के 3 लड़के थे और बाबा बड़ा परेशान तीनों से। अच्छा। पूरे गांव में कहता है कि भाई मेरे बच्चे बिगड़े हुए हैं। कि क्या हो गया, क्यों बिगड़े हुए हैं? तो कहता है कि झूठ बोलनो है जरूरी जब होए मोबाइल हाथ। झूठ बोलनो है जरूरी जब होए मोबाइल हाथ। जंगल में भैंस चराओ तो कह करूं मैं चंडीगढ़ सुबात। क्या बात है कि बच्चे मेरे भैंस चरा रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हम तो चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं। तो बाबा पूरे गांव को इकट्ठा करता है, सबको बताता है, हर यह मोबाइल का चक्कर में मेरे बिगड़ गयो परिवार। यह मोबाइल का चक्कर में मेरे बिगड़ गयो परिवार। कैसे, क्यों बिगड़ा? बेलदारी करे शहर में वह समझावे कौन। बड़ो छोरो ले आयो मोबाइल टेलीफोन। काम धाम सब छोड़ दिया है फोन मिलावे भारी। बिचलो छोरो जिद को पक्को लायो फोन उधारी। ले मोबाइल डोले गांव में हो के मोटरसाइकिल पे सवार। या मोबाइल का चक्कर में मेरे बिगड़ गयो परिवार। तो इसमें लास्ट में संदेश है, तीनों छोरट बिगड़ गया है अब, दोनों छोरट बिगड़ गया है अब छोटा की बारी। छोटो छोरो घणो लाड लो जाय सिखाई महतारी। वाने भी ले लियो मोबाइल मन में खुशी मनावे। गाय भैंस भेड़ बकरीन पे अब ले मोबाइल जावे। सबन की रोटी मंगवाए फोन सु होगो ग्वाड़न को सरदार। या मोबाइल का चक्कर में मेरे बिगड़ गयो परिवार। तीनों छोरट बड़ा अनाड़ी ना रहा घर में बोल। अपना मोबाइल सुमारे बिना बात मिस कॉल। वापिस फिर ये फोन मिला में कर रहे खर्चा ज्यादा। और उमर फारूक देखो इनका नेक नहीं इरादा। अनपढ़ रहेगा ना शिक्षा पाई ये तीनों ही बेरोजगार। या मोबाइल का चक्कर में मेरे बिगड़ गयो परिवार। तो यूसुफ भाई गजब गजब हैं आप। अच्छा, कुछ
और भी एक दो सवाल थे जो रह गए थे। हाँ जी सर। कुछ मैंने सुना है, कुछ आपने लोक कथाओं को अपने लिपिबद्ध किया है, जिसमें कुछ धार्मिक ग्रंथ हिंदू धर्म के भी जुड़े हुए कुछ ऐसे हैं जो आपने उस पर भी काम किया है, उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। सर देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि मेवात की बहुत सारी शैलियाँ हैं गायन की, तो इसमें एक शैली भी है दोहा-धानी शैली, जो लोक कथाओं पर आधारित है। पूरे मेवात में 40 लोक कथाएं हैं सर लगभग, जिसमें रामायण है, महाभारत है, कृष्ण लीला है, ऐसी जंग जैतून है, हाजी कासम की बात है, रुस्तम की बात है, ये सब शिव जी की कथा है। लेकिन अलग अलग रूप से सर मेवात में इनको जाना जाता है जी। जैसे रामायण को लंका चढ़ाई कहते हैं, महाभारत को पांडव का कड़ा कहते हैं, कृष्ण लीला को चंद्रावल गोजरी कहते हैं जी। और इनकी सर मेवात के लिए खास बात ये रही है कि मेव कम्युनिटी में 12 गोत्र ऐसे हैं जो 5 गोत्र तोमर वंश के हैं, जो पांडव को अपना वंशज मानते हैं जी। 5 गोत्र हैं यदुवंशी के, जो कृष्ण जी को अपना वंशज मानते थे, और 2 गोत्र थे कछवाहा के, जो राजा रामचंद्र जी को अपना वंशज मानते थे। मैंने वो दौर नहीं देखा है, लेकिन मैंने सुना बहुत है मेरे दादाजी से, मेरे पिताजी से, कि उस ज़माने में जब पूरी रात भर हमारे जजमानों के यहाँ पे गाना बजाना होता था और लोक कथाएं गाई जाती थी, जिसमें ये महाभारत, पांडुन का कड़ा, लंका चढ़ाई और कृष्ण लीला ये सबसे ज़्यादा गाई जाती थी जी। और हमारे जजमान खुद रोक दिया करते थे अगर कहीं से भी गलत है तो, क्योंकि इनको जो लिखा है, लिखने वाले जो इनके शायर हुए हैं, रामायण को, कृष्ण लीला को, महाभारत को, वो सब मुस्लिम हैं। मेवाती भाषा में उनको लिखा मुस्लिम ने है, उनको गाया मुस्लिम है, उनके दर्शक हैं वो भी मुस्लिम हैं जी। तो 40 लोक कथाओं में लगभग बहुत सारे दोहे हैं। हमारे दादाजी के बड़े भाई थे शकूर खां जी, उनके 27,000 दोहे कंठस्थ याद थे, 27,000 दोहे। बहुत बड़ी बात। मेवात में जितनी भी लोक कथाएं सब सारी ओरल रूप से थी सर, कहीं पे भी उनके बारे में किसी ने लिखा नहीं था। मैंने जब 10th के पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद में उस समय सर पैसा इतना नहीं होता था, तो पापा ने मुझे कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग के लिए से भेजा विजय मंदिर, कि मैं 5 रुपये लेके जाता था, 5 आने के 5 जाने के जी। और विजय मंदिर में कंप्यूटर सीखता था। वहाँ पे सपना एनजीओ था जो वहाँ पे। हिंदी टाइपिंग सीखने के बाद में बस पापा ने मुझे यही काम दिया, कुछ नहीं करना है, आप पढ़ाई करते रहो, प्रोग्राम बजाओ या मत बजाओ, ये काम पहले करो। तो 17 लोक कथाएं मैं सर उसमें से लिख चुका हूँ अभी तक, बाकियों पे सब काम जारी है। तो देखते हैं सर वो कितना जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क छोड़ के गए हैं पापा ये जी, कि उन सब लोक कथाओं को डिजिटलाइजेशन करना। बहुत बहुत अच्छी बात है। यूसुफ भाई, हम कार्यक्रम ख़त्म करने से पहले अगर हम आपसे कुछ आपकी कला का कुछ प्रदर्शन हमारे दर्शकों के लिए नहीं करेंगे तो थोड़ा सा एक अधूरा रहेगा ये कार्यक्रम। हम आपके ऊपर ही छोड़ेंगे, कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ अपने हिसाब से कुछ पेश करके। जी सर, भापंग मैं बजाता हूँ। हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये थे यूसुफ भाई, आपको भी बहुत मज़ा आया होगा यूसुफ भाई की बातें सुनकर। आज बहुत सारी ऐसी बातें थी जो शायद मैं भी पहली बार उनसे सुन रहा था, इनके दादा साहब के बारे में, इनके पिताश्री के बारे में, इनके अब तक की जीवनी के बारे में बहुत कुछ आज हमें जानने को मिला। यूसुफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सर, यहाँ पधारने के लिए। थैंक यू।
तो ये थे यूसुफ खान जी हमारे साथ। फिर मिलेंगे आपके साथ में किसी ऐसी और शख्सियत के साथ। हमारे इस जुगलबंदी कार्यक्रम में हम आपको ऐसे ही कलाकारों से, ऐसी ही बड़ी शख्सियतों से ऐसे ही मुलाकात कराते रहेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।